विच पल्यूटेंट इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट ऑफ टैनरीन। तो जैसे कि आपको पता होगा हम 300+ इकोलॉजी की सीरीज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं उसको पहले कंप्लीट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन का आंसर आएगा लेड, क्रोमियम, फ्लोराइड या कैडमियम। करेक्ट आंसर इज क्रोमियम। ठीक, तो देखो क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट होता है इफ्लुएंट ऑफ टैनरीज में। टैनरीज जो इंडस्ट्री है वो मोस्ट पोल्यूटिंग एक्टिविटी में उसका नाम आता है, क्योंकि जो जैसे कि क्रोमियम सॉल्ट है, फिनोलिक्स है, टैनिन्स है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये सब प्रोडक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते हैं कहाँ पे? एनवायरनमेंट में। बाद में कमीशन ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। मिनामाटा डिजीज़ जैसे कि हम पहले भी देखते आ रहे हैं, ये जाने कितनी बार, मोर देन 20+ टाइम्स हमने PYQ इसके देख लिए, जाने क्या ऑब्सेशन है पर है। तो मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पोल्यूशन, जिंक पोल्यूशन, मर्करी पोल्यूशन या कोबाल्ट, स्पेलिंग कोबाल्ट। तो यहाँ पे मर्करी है, HT। ठीक, तो डिजीज़ जो है मिनामाटा वो कॉज्ड किया गया था बाय मर्करी पोल्यूशन, क्योंकि ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड था 1956 में। कहाँ पे? मिनामाटा जापान में है। ये एक मिथाइल मर्करी पॉइजनिंग है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखे मिले थे और कॉज्ड बाय द डेली कंजम्पशन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फिशेस। तो बहुत ज़्यादा ये लोग फ़िश खाते हैं, सबको पता है। तो वहाँ पे जैसे कि जो शेल फिशेस थे वो हैविली कॉन्टेमिनेटेड थे, मीन्स कि प्रदूषित थे वो, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो जनरेटेड हुए थे फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो फिर ये जाके बाद में सी के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से वो सेम चीज़ आपको क्लाइमेट चेंज में देखने मिलेगा। कैसे आजकल अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो कि कैसे जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह जाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके कोरल्स जो थे उनको भी, उनके मतलब जो बहुत बुरे लेवल पे उनको हार्म कर रहे हैं, प्लस जो वहाँ पे बाकी दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी भी डेथ हो रही है, और नहीं हो रही है तो वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है, जो इंसान एक्वाटिक एनिमल्स को खाएगा तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रीज आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट, नॉइज पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पैन इज क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक, तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है सेकेंडरी। ठीक, और लिख लेना अंडरलाइन करके कि इट इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्रेजेंट कहाँ होता है? फोटोकेमिकल स्मोग में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि ये थर्मली अनस्टेबल है, डिकम्पोजेस इनटू पेरोक्सी इथेनॉइल रेडिकल्स में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो ये एक लैक्रीमेटरी सब्सटेंस है, जिसका मतलब होता है कि ये लंग्स को और आइज़ को उनको इरिटेट कर देता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस मिले हमको। दूसरा क्या था कि ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है और कहाँ प्रेजेंट होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है। द मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वो क्या है? मर्करी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, क्या है? तो यहाँ पे वो है लेड है। देखो मोस्ट टॉक्सिक मेटल की बात करूँ तो वो आ जाता है, स्पेशली यहाँ पे दिया है कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। लेड आएगा। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेटालिक पोल्यूटेंट, लेड, कैडमियम, कॉपर, मर्करी, ये सब कॉमन है। हैवी मेटल पोल्यूटेंट होते हैं। लेड जो है वो थोड़ा मोस्ट इमोबाइल हैवी मेटल है पोल्यूटेंट, जो कि एंटी नॉक एजेंट के जैसे भी काम करता है। लिख लेना, PYQ है। एंटी नॉक एजेंट पेट्रोल में और टेट्रा इथाइल टेट्रा मिथाइल लेड में। कहाँ पे? पेट्रोल में। लिख लेना, ऐसे लिखना, लाइन लिख लो कि लेड इज़ द मोस्ट इमोबाइल हैवी मेटल पोल्यूटेंट एंड इज़ यूज्ड एज एन एंटी नॉक एजेंट इन पेट्रोल एज टेट्राइथाइल एंड टेट्रामिथाइल लेड। और वाइड स्प्रेड यूज जो है वो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने मिले थे। एक्सोजीनस पॉइजन्स आर दोज दैट क्या होगा? तो इंटर द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड। एक्सो का मतलब ही है बाहर से, इसमें क्या आगे पढ़ोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वेहिकुलर फ्यूल्स इज करेंटली एक्सेप्टेड एज इको फ्रेंडली? क्या है? डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG। तो ऑब्वियसली CNG है। अच्छा, CNG का फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का बताओगे? कमेंट सेक्शन में लिख देना। अच्छा बता देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक, विच इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। क्या नहीं है? CO2, CO, हाइड्रोकार्बन, SO2। देखो CO2 जो है वो एयर पोल्यूटेंट नहीं है। सिंपल टर्म्स में CO2 एक प्लांट फूड है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, मतलब वही फोटोसिंथेसिस वगैरह में इनका काम रहता है। द प्रिंसिपल कल्प्रिट इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होगा? तो प्रिंसिपल कल्प्रिट पूछा है, मतलब कि क्या होगा? तो SO2, NO2, O3, CO, ऑब्वियसली NO2। प्रिंसिपल कल्प्रिट NO2 जाएंगे। प्रिंसिपल कल्प्रिट जो है वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि कार वगैरह में की वजह से होता है, ठीक। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD? तो अगर आपने क्लास 12 की NCERT ठीक से पढ़ी है तो आप देखते ही क्वेश्चन आंसर कर दोगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो दिक्कत होगी। तो इसमें से क्या सही होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। ये रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम किया जाता है बाय बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, किसके अंडर में? एरोबिक कंडीशंस के अंडर में। और ड्रिंकिंग वाटर के पास आफ्टर 5 days जो BOD है लगभग 1 mg पर लीटर के आसपास। एक्सेप्टेड वेस्ट वाटर जो है वो, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए होता है, शुड बी 20 mg पर लीटर, 20 mg पर लीटर। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। वेट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मिनामाटा हमने देख लिया मर्करी है, और इटाई जिंक, तो ये जिंक कैसे होगा? हमने पहले भी देखा था, ये कैडमियम होना चाहिए ना, तो ये रॉन्ग है। नॉट पूछा, हम बी के साथ जाएंगे, फिर भी आगे देखेंगे। ब्लू बेबी डिजीज़ नाइट्रेट है, ये सही है। ब्लैक फूड डिजीज़ आर्सेनिक है, सही है। तो कॉपी में जहाँ भी नोट कर रहे हो ऐसे बनाना एक कॉलम, आगे यहाँ लिख सकते हो मैच द फॉलोइंग, मतलब मैच करके लिख लेना, क्योंकि ये मैच वाला ही क्वेश्चन है, ठीक। स्मोग इज़ फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द, क्या सही होगा? तो डस्ट पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिटी, स्मोक एंड फॉग, ओजोन एंड ग्रिट, या SPM एंड एसिड रेन। करेक्ट आंसर सबको पता है, स्मोक एंड फॉग, ठीक। तो स्मोग जो है, स्मॉग अर्ली 20th सेंचुरी में क्वाइन किया गया था एज अ पोर्टमोंटी ऑफ द वर्ड्स स्मोक एंड फॉग, मतलब कि जो ये है ना, इसको मिक्स कर दो, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस, ऐसे करके, ठीक, टू रिफर टू स्मोकी फॉग। ये इसकी जो ओपेसिटी और ऑर्डर की वजह से, तो ये क्लाउडी डेज में हमें देखने मिलता है। गिवन द डिजीज आउटब्रेक, जैसे कि हंटिंग, इनब्रीडिंग, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो इनमें से विच ऑफ द 2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? करेक्ट क्या होगा? तो डिजीज़ आउटब्रेक और हंटिंग, डिजीज़ आउटब्रेक और हंटिंग जो है दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोई भी स्पीशीज़ को अगर लगातार आप हंट कर रहे हो, ठीक, या उनमें बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो गए, तो दोनों में डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाती हैं, ठीक। आगे देखते हैं, विच ऑफ दीज एयर पोल्यूटिंग गैसेस आर एमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज या फिर पल्प मिल्स? तो क्या सही होगा? तो SO2 सही होगा। देखो SO2 एक एयर पोल्यूटिंग गैस है, एमिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम रिफाइनरीज या फिर पल्प मिल्स। तो एयर पोल्यूटिंग गैसेस में सबको पता है SO2 आता है, H2S आता है, और CO, CO2 हाइड्रोकार्बन एमिशंस वगैरह। असर्शन और रीज़न दिया है, रीड करते हैं। स्मॉग इज़ हाजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ये सही है। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट डेवलप इन इट, तो असर्शन जो है मतलब कि सही है, मतलब दोनों ही सही है, ठीक। तो हम ऐसे जाएंगे कि दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? क्या होगा? मर्करी, कैडमियम, प्लास्टिक, डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज होगा। नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि हैवी मेटल्स है, प्लास्टिक है, कैडमियम है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। और
जैसे कि ऐसे पोल्यूटेंट्स जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। डीडीटी है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन बैग्स है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, ये सब है। तो मतलब इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी मत लिखो, क्योंकि ये कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डिटर्जेंट है, प्लास्टिक है, ठीक, तो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इन सबको आप मतलब कैसे, ये डिग्रेडेबल हो नहीं सकते हैं, इसलिए नॉन है, और ये इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। द मोस्ट डेडली मेटल पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, देखते हैं। मोस्ट डेडली पूछा है, कॉपर, कैडमियम, मर्करी, लेड, तो लेड होगा, ठीक। और डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि गार्बेज है, फीकल मैटर है, सीवेज, एग्रीकल्चर, पेपर है, वुड है, क्लोथ है, कैटल डंग है, एनिमल बोन्स है, ये सब के सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखना। विच ऑफ दीज रिलीज मिथेन, कैटल्स, टर्माइट्स, राइस फील्ड, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पूछा है, CO2, स्मोक, लेड, फॉर्मल्डिहाइड। तो सेकेंडरी में तो आ जाता है जैसे जो कि लोअर एनवायरनमेंट में आता है ना, जैसे ओजोन है, स्मोक है, फॉर्मल्डिहाइड है, SO2 है, H2O2 है, H2SO4 है। तो यहाँ पे ओजोन नहीं दिया है, SO2 भी नहीं दिया है, स्मोक दिया है, तो स्मोक कर लेते हैं नहीं, स्मोक है, B एंड D, फॉर्मल्डिहाइड भी है, तो यहाँ पे दोनों है, B एंड D कर लेना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल पूछ लिया है, तो ओजोन है, H2S है, CO2, CO, ये हमने पहले भी पढ़ा है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मोस्ट हार्मफुल है। ये PGT बायोलॉजी 2005 में आया है, UPPCS प्री 2010 में आया है, और मोर देन 3+ टाइम्स आया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। CO इज़ मोस्ट हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, CO इज़ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो कि हार्मफुल होता है, और मेन सोर्स क्या है, केरोसिन, गैस, स्पेस हीटर्स, चिमनी, व्हीकल्स और पावर प्लांट्स। तो अगर कभी आ जाए कि सोर्सेज क्या है तो भूलना मत, क्या है मेन सोर्स ऑफ COR, मीन्स की कार्बन मोनोऑक्साइड के मेन सोर्सेज क्या हैं, केरोसिन, गैस, स्पेस हीटर्स, चिमनीज, व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स। आगे देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज, तो क्या सही होगा, कार्सिनोजेनिक है, एंटागोनिस्टिक टू CO2, हायर एफिनिटी ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यही सही होगा। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना वो हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि हायर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है अबाउट 250 टाइम्स, 250 टाइम्स, एग्जैक्ट नंबर PYQ है क्या, इट इज़ मोर सॉल्युबल अबाउट 250 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन इन द ब्लड, जहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन डिसोल्यूशन को ब्लड के अंदर। कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिजीज़, क्या होगा, तो ब्लड एनीमिया छोड़ दो, इटाई, ये मर्करी है इसको भी छोड़ दो, तो कैडमियम की बात हो रही है तो यही होगा। देखो कैडमियम पोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ इटाई डिजीज़ जो है वो नेम गिवन टू मास कैडमियम पॉइजनिंग ऑफ द टोयामा प्रीफेक्चर जापान, जो कि 1912 में स्टार्ट हुआ था। तो अगर कभी ईयर आ जाए तो उसको भी लिख लो, जैसे वो जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है ना उसके एग्जैक्ट डेट बार बार पूछता है, तो हो सकता है इसका भी पूछ ले। 1912 है, और कहाँ पे, टोयामा प्रीफेक्चर जापान में। और कैडमियम पॉइजनिंग जो है वो कॉज करता है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, और किडनी फेलियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कैडमियम रिलीज़ किया गया था रिवर के अंदर, माइनिंग कंपनीज, तो इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हाथ रहता है इन सब चीज़ों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली डेंजरस रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट, हाईली डेंजरस पूछा है, तो फास्फोरस, सल्फर, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम। तो देखो हाईली पॉइजनस है तो स्ट्रॉन्टियम 90 है, और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है स्ट्रॉन्टियम का,
प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन। तो अगर फ्यूजन लिखा हो तो वो गलत होगा, फिजन है, इसको लिख के अंडरलाइन कर लेना, फिजन। ठीक, और हाफ लाइफ कितनी है? 28.8 ईयर्स है। और ये बिहेव करता है कैसे? कैल्शियम के जैसे इन ह्यूमन बॉडी, टेंड टू डिपॉजिट इन बोन्स, बोन्स के अंदर जाके इकट्ठे जमा हो जाता है। और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जैसे कि बोन मैरो वगैरह। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि बोन कैंसर है, ल्यूकेमिया है, कैंसर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बोन्स, ये सारे रिस्क हैं। इंडिकेटर ऑफ द SO2 पोल्यूशन इन द एयर इज लाइकेन, फर्न, ब्लैक मोल्ड, मॉसेस। तो आपको पहले भी कहा है, जाने क्या ऑब्सेशन है इस क्वेश्चन का एग्जामिनर का, लास्ट में दे देंगे या फर्स्ट में, पर इस क्वेश्चन को ये मुझे लगता है, चाहे आपने कभी UP PCS का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे JSE दिया हो, चाहे TGT PGT दिया हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का ही एग्ज़ाम दिया हो, कोई और एग्ज़ाम दिया हो, हर जगह ये क्वेश्चन रखा मिलता है लाइकेन का। और क्योंकि ये पुरानी NCERT में भी दिया है, और बहुत जो मतलब 7, 8, 9, 10 वाले नहीं है, बेसिक लेवल पे, वहाँ पे भी सेम ये लाइन लिखी गई है, इसलिए ये पता नहीं क्यों बार बार रिपीट करते हैं लाइकेन। खैर, सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई सिस्ट्स ऑफ एंटामीबा, इकोलाई, सूडोमोनास, लीशमेनिया। क्या सही होगा? एंटामोबा। एंटामीबा इज़ अ जीनस ऑफ अमीबोजोआ, जो कि कहाँ रहते हैं? पैरासाइट, इनसाइड द एनिमल्स एज पैरासाइट। ठीक, तो इसको हम कॉमेंसलिज्म बोल सकते हैं। एंटामीबा सिस्ट जो है वो वाटर में रहते हैं, इंडिकेट करते हैं कि वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है बाई सीवेज। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ वाटर विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई सिस्ट्स ऑफ एंटामीबा। ठीक, और सूडोमोनास जो है वो एक ये सूडोमोनास बैक्टीरियल जीनस है, जिसको हम अलग अलग इन्वायरमेंट्स में देख सकते हैं। और ये साइन नहीं है कि मतलब पानी जो है वो दूषित है और कॉन्टेमिनेटेड है। लीशमेनिया जो है ये कॉज करता है लीशमेनियासिस, और सैंड फ्लाई बाइट्स की वजह से होता है। ठीक, सैंड फ्लाई। और ये सिस्ट वगैरह फॉर्म नहीं करता है, और ना ही ये दिखाता है कि सीवेज कॉन्टेमिनेशन है वाटर के अंदर। मेजर पोल्यूटेंट एमिटेड बाई ऑटोमोबाइल इज, क्या होगा? तो यही है। और हाँ, जहाँ लिख रहे हो वहाँ लिखना कि ऑल्सो नोन एज क्या? मेजर पोल्यूटेंट एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स तो सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? सफोकेटिंग गैस, मतलब घुटन देने वाला, सफोकेटिंग गैस। जहाँ लिख रहे हो लिख के अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफोकेटिंग गैस, तो वहाँ पता नहीं चलेगा लेड है कि CO है कि CO2 है, क्या है। तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इज़ ऑल्सो नोन एज सफोकेटिंग गैस। और ये जो है बॉडी के अंदर जाता है जब हम सांस लेते हैं थ्रू ब्रीदिंग, और उसके बाद जाके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको घटा देता है, रिड्यूस कर देता है हीमोग्लोबिन का ब्लड के अंदर, और उसके बाद इंसान की मौत भी हो सकती है। विच इज़ मोस्ट टॉक्सिक, क्या होगा? वेट, तो विच इज़ मोस्ट टॉक्सिक CO है, पहले भी देख लिया हमने कि एक पॉइजनस गैस है जिसका कोई स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है। ठीक, एवरी ईयर 60 डेथ होते हैं, ये कोई बात नहीं हुई। इतना ही जानो कि CO है, बस काफ़ी है। पॉइजनस सिम्टम ऑफ DDT इज, क्या है? ऑल ऑफ दीज, नेक्रोसिस ऑफ लिवर, हेमोलाइसिस, एल्बिनिज्म। डायरेक्ट DDT एक्सपोजर, जैसे कि जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन में, इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, रिप्रोडक्टिव डिजीज़, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ या फिर कैंसर, ये सब हो सकता है। तो DDT जो है ना वो बैंड है एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इंडिया में, और DDT जो है वो हाई डिग्री ऑफ परसिस्टेंट रहता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके पॉइजनिंग के, नेक्रोसिस ऑफ लिवर, हीमोलाइसिस, एल्बिनिज्म, ये तीनों पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम। ठीक, तो याद कर लेना। मिनामाटा डिजीज़ फिर से आ गया। मर्करी ढूंढ लो, काम खत्म। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, मर्करी इनटू वाटर। हाँ, ठीक। मिनामाटा एपिडेमिक्स इन विच मेनी पीपल डाइड ऑकर ड्यू टू, क्या होगा? तो ये एक नई चीज़ मिली है, क्या नई है वही है, देख लो। HgCl2 इन वाटर। मैन गेट्स किल्ड बाय साइनाइड बिकॉज इट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ, क्यों डेथ हो जाता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज,
तो साइनाइड पॉइजन्स द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेल के अंदर, और उसके बाद जो है ये अनेबल टू डिराइव एनर्जी एटीपी फ्रॉम ऑक्सीजन। स्पेसिफिकली ये जाके बाइंड कर लेता है कहाँ पे, A3 पोर्शन कॉम्प्लेक्स 4 से जाके बाइंड कर लेता है। अगर आपने पूरा वो सिस्टम पढ़ा होगा ETS वाला, कॉम्प्लेक्स 4 से जाके बाइंड करेगा और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के, और प्रिवेंट करता है सेल को ताकि आगे ऑक्सीजन को यूज़ ना करें, इसलिए कॉजिंग रैपिड डेथ। तो हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सब के सब ससेप्टेबल होते हैं साइनाइड पॉइजनिंग पे। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू क्या? तो enlargement of images under microscope, growth of tissues in culture, accumulation of pollutants in higher trophic level organisms। क्या सही होगा? तो accumulation of pollutants in higher trophic levels, DDT has been banned in many countries because of its reason क्या रहा है? तो हाई solubility in water, हाई टॉक्सिसिटी, हाई परसिस्टेंट, लो लीथल। तो ये तो होने से रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो DDT जो है वो बैन किया गया है अलग अलग कंट्रीज़ में क्योंकि हाई डिग्री ऑफ परसिस्टेंस इन द इन्वायरमेंट। और DDT का जो फुल फॉर्म है, DDT का जो फुल फॉर्म है उसको लिख लो, लिख के अंडरलाइन कर लो। क्या है? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। डाई क्लोरो, ठीक, डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। डाई डाई 2 बार था, उसके बाद ट्राई है, ट्राईक्लोरोइथेन। ई है, मेथेन नहीं है, इथेन। एक बार फिर से बोल देते हैं, आप नोट कर लो। DDT स्टैंड्स फॉर डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन फूड वेब में ये इसके मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाते हैं और ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट इसकी वजह से है। तो हाई परसिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर है। फिर से DDT आ गया है। DDT इज़ एंटीबायोटिक्स, इसमें से मतलब क्या होगा? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये GIC 2015 का क्वेश्चन है, PGT 2009 का क्वेश्चन है, PGT 2004 का क्वेश्चन है। ठीक, इतनी बार रिपीट हुआ है। पैन इज पहले भी कर चुके हैं, फिर से आ गया। तो फुल फॉर्म क्या है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ढूंढो, पेरोक्सी अमाइल नहीं, पेरोक्सी नहीं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सी। द ऑर्गेनिक गैसियस पोल्यूटेंट ऑफ एयर क्या होगा? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड SO2 है, फ्लोरीन अमोनिया है, हाइड्रोजन साइनाइड पैन है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा है द ऑर्गेनिक पूछा है, इसलिए हाइड्रोजन साइनाइड और ओजोन। तो एयर पोल्यूटेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 में। एक प्राइमरी है जो कि इनऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक पूछा है इसलिए ये सेकेंडरी पूछा है। तो जहाँ लिख रहे हो वहाँ लिख सकते हो। एक ब्लैंक शीट ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो जहाँ लिख रहे हो ना वहाँ पे लिख लेना कि प्राइमरी पोल्यूटेंट स्लैश, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या है, वो है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक। तो इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अच्छा, इसके जो एग्जांपल्स क्या है, डायरेक्टली मतलब एयर में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स लिख लेना, NO2 है, CO2 है, CH4 है, SO2 है। ये अभी नोट कर लो। फिर हम चलते हैं सेकेंडरी पे, जिसको हम ऑर्गेनिक भी बोलते हैं। सेकेंडरी पे जिसको हम ऑर्गेनिक भी बोलेंगे।
ठीक, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन देख लो, इसके एग्जांपल्स हैं ओजोन और HCN और पैन। नेक्स्ट टाइम कभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल एरियाज ड्यूरिंग डे एंड नाइट वो क्या है? तो 55 एंड 45। तो लाउडनेस जो है साउंड का वो मेजर किया जाए डेसिबल्स में। डेसिबल का ही डीबी लिखते हैं हम, वो शॉर्ट है डेसिबल्स, पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है। और 80 जो 80 मतलब 80 के आसपास अगर है डीबी तो वो क्या कहाएगा? वो लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब कि दिक्कत हो सकता है सुनने में, पूरी तरह से परमानेंटली सुनने की जो कैपेबिलिटी है वो खो जाए, ऐसा मतलब 80 डीबी इतना खतरनाक होता है। फिर आता है कि यूजुअली जो 25 से 60 के बीच में है, मतलब कि 25 से 60, वो डीबी जो है वो थोड़ा सा हार्मफुल नहीं होता है। और डे और नाइट के टाइम पे डे में 55 और नाइट में 45 के आसपास, ये एक एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड है। ठीक, तो वही है, प्रॉब्लम क्या होगा नॉइज़ पोल्यूशन से? स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, स्पीच इंटरफेरेंस, हियरिंग लॉस, स्लीप डिस्ट्रप्शन और प्रोडक्टिविटी की कमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट? क्या होगा? ओजोन है। अभी तो हम कर क्या है ना कि ओजोन तो सेकेंडरी है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। नॉइज पोल्यूशन लेवल इज मेजर्ड इन PYQ भी है, डेसिबल्स। ठीक, भोपाल गैस ट्रेजिडी अभी आपको बताया था कि कैसे डायरेक्टली, अभी यहाँ पे ये लिखा है, कई बार ये सीधा पूछ लेते हैं, 2 3 4 5 ऐसे करके डेट लिखा होता है। तो यहाँ पे वो कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट था। और कई बार एग्जाम में लिखा होता है साइनाइड, कंफ्यूज करने के लिए साइनाइड, तो ये रॉन्ग है, कंफ्यूज मत होना, बल्कि लिख लेना। ऐसे जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं ना उनको पक्का से नोट मेकिंग में क्या किया करो, लिखो साइड में ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना नॉट आइसोसाइनाइड। उससे क्या होगा कि जब यहाँ लिखे हो नॉट, तो जब वहाँ कंफ्यूज करेंगे तो ईजिली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी एक गैस लीक इंसिडेंट था 2 से 3 दिसंबर 1984 में। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये प्लांट था भोपाल में। कई बार पूछता है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, मध्य प्रदेश में, इंडिया। और इन्होंने हार्म किया था, मतलब क्लाइमेट वगैरह को, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो गई थी, अफेक्ट किया था, ह्यूमन को भी किया था। 276 देखते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके पोल्यूटेंट वो क्या क्या रिलीज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सही है। पेंट एंड पिगमेंट्स, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन, ये भी सही है। टैनरीज, क्लोरीन एंड लेड, ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तीनों है, 1 2 3। ये ऐसे लिखो अपने कॉपी में, ऐसे लिखना। PYQ है ये, PGT बायोलॉजी 2003 का क्वेश्चन है, ऐसे और ऐसे। तो ये यहाँ लिख लेना मैच, और ये पूरा ऐसे लिख लेना पोल्यूटेंट रिलीज्ड इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी P ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन? तो P = 1। मेन्योर इज क्या होगा? ऑर्गेनिक भी है और ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी है। अब मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या होगा? तो इनमें से यही है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, NCERT पढ़े हो। इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट? तो प्रेजेंट क्या होगा? वेल डेवलप्ड स्क्लेरेन्काइमा, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, एयर स्पेस, क्यूटिकल्स। एयर स्पेस है, देखो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में एयर स्पेस पाया जाता है। और एरेन्काइमा जो है वो एक एरेन्काइमा
पैरेन्काइमा जो है वो एक ऐसे स्पेसेस होते हैं, एयर चैनल्स होते हैं जो कि लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में हाइड्रोफाइट्स के पाए जाते हैं। ये एक अडाप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स का, ठीक। तो ये जो एयर स्पेसेस होते हैं ये बायोएंसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। क्यूटिकल के बारे में बोलें, ये क्यूटिकल दिया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। क्यूटिकल ये एक थिक लेयर है जो प्रेजेंट होता है ऑन द सेल्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स, ताकि पानी का लॉस ना हो सके, उसको बचाता है। तो क्यूटिकल का काम हमने जान लिया। 280 क्वेश्चंस हो गए, बाकी क्वेश्चंस जो बचे इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और आप 300 वाली जो सीरीज़ है उसको प्लेलिस्ट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक। और नोट बना लेना, बिना नोट मेकिंग के बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ देखोगे चले जाओगे कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आप नोट बनाओगे तो मल्टीपल टाइम्स अगर आप रिवाइज करते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाएंगी और बाद में वो आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, ठीक। तो थैंक यू।